तो अभी तक हम लोगों ने मिनिमम डेविएशन जान लिया है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को जाना है। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। अब आगे हम लोग ये जानने वाले हैं कि प्रिज्म में अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन एट विच द डेविएशन इन केस ऑफ प्रिज्म विल बी मैक्सिमम। तो आज हम लोग अपनी क्लास में यही जानने वाले हैं कि डेविएशन की क्या क्या कंडीशन ऐसी है जिस पे हमारा प्रिज्म मैक्सिमम डेविएशन कर रहा हो। ठीक है, तो मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन हम आज जानने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जाना है, तो मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म जो पढ़ना है हम लोगों को टॉपिक वो है यही मैक्सिमम डेविएशन। किसके केस में डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो प्रिज्म के कंडीशन पे मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म, इसी को स्टडी करना है बच्चों आज। ठीक है, तो इनको जानने के लिए ये हम मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म को जानने जा रहे हैं, जिसके लिए हम एक लेआउट ड्रॉ करते हैं कि अगर हम एक प्रिज्म को कंसीडर कर लें, लेट अस कंसीडर दिस इज अ प्रिज्म एंड ये प्रिज्म जो है अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया है, तो हम लोगों ने ABC प्रिंसिपल सेक्शन प्रिज्म का कंसीडर किया है। नाउ अब अगर हम प्रिज्म पे एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, ये मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया और ये मैंने नॉर्मल बना दिया। अब अगर रे को हम देखते हैं तो रे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता हुआ चला जाता अगर हमारे मीडियम की रेरर मीडियम जो इस मीडियम में प्रिज्म रखा हुआ है मीन्स सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी ऑफ अ सराउंडिंग, ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग विल इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ प्रिज्म। अगर ऐसा होता तो रे लाइट सीधे चली जाती, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो लाइट अपने पाथ से बेंड होगी और बेंड होने के बाद फिर से वो डेंसर से रेरर में जाएगी और ये लाइट इस तरफ चली आएगी। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जब भी हम एक लाइट को इंसिडेंट, यहाँ हम जिस लाइट को कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, ये लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मीन्स सिंगल कलर की लाइट को कंसीडर किया है। तो सिंगल कलर की लाइट को, सिंगल कलर के वेवलेंथ के कंस्टिट्यूएंट को से बनी लाइट को हम लोगों ने यहाँ इंसिडेंट करवाया है, और इंसिडेंट करवाने के बाद ये जो रे देखेंगे ये कौन सी रे है, तो हम कहेंगे दिस इज इमर्जेंट रे। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, और हमने फॉर्मूले में ये जाना है, इक्वेशन जो डेविएशन का देखा था, तो डेविएशन के इक्वेशन में क्या पाया है, I प्लस E माइनस A, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है। सो अगर एंगल ऑफ डेविएशन के को देखा जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू I पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ हम अगर I को बढ़ाते जाएं तो हम देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता जाएगा। मीन्स एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ गिवन प्रिज्म, angle of deviation is also increases and it will be maximum when angle of incident will be maximum. So maximum angle of incident 90 डिग्री होने पे deviation की वैल्यू क्या होगी, it will also become maximum. तो पहली कंडीशन कि हम ये देखेंगे कि deviation की वैल्यू मैक्सिमम अगर चाहिए हमें, deviation की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए, तो क्या कंडीशन है पहली कंडीशन आई, हम लोगों ने ग्राफ में भी इस कंडीशन को देखा था कि फर्स्ट कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाए तो हमारा डेविएशन मैक्सिमम होने वाला है। क्या और भी कुछ कंडीशन है जिस पे डेविएशन मैक्सिमम होगा, तो इसको जानने के लिए फिर से मैं एक लेआउट कंसीडर कर ले रहा हूँ। दिस इज द लेआउट ऑफ अ प्रिज्म, और ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, उसके ऊपर इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लिया। इंसिडेंट रे के बाद इसे थोड़ा सा मैं डायग्राम को चेंज करता हूँ। मैंने मान लिया कि ऐसे इंसिडेंट रे हमारी गई और ये हमने रिफ्रैक्टेड रे बनाया, और यहाँ से अगर हम देखें तो दिस विल बी द इंसिडेंट इमर्जेंट रे।
E ray, this is I ray, incident ray, and this one is refracted ray. So this angle is considered to be angle of incident, and this angle is considered to be angle R1, this will be R2, and there the angle is E. ये मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ। तो पहली कंडीशन है कि अगर हम ए बी सी प्रिज्म को कंसिडर कर लें तो इन ए बी सी प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन से सरफेस पे गिर रहा है, ए बी इंटरफेस पे गिरा हुआ है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो डेविएशन क्या होने वाला है बच्चों, तो डेविएशन मैक्सिमम होने वाला है। अब मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन और भी देखते हैं, कुछ हो सकती है क्या। तो सेकंड पॉइंट देखेंगे बच्चों कि ये जो एंगल R1 है हमारा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए बी फर्स्ट इंटरफेस के लिए जो हम लोगों ने कंसिडर किया है इंटरफेस, ये जो एंगल हमारा होने वाला है दैट इज क्या है, एंगल R1 या R2। यहाँ जो एंगल बना हुआ है इस एंगल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, R1 से रिप्रेजेंट किया है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट इंटरफेस दैट इज एंगल ऑफ R1 इल इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, ये होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारी 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। अगर हम यहाँ से देखें, अभी हम लोगों ने लाइट को लेफ्ट साइड से भेजा था, तो दिस इज लाइट रे एंड दिस इज इंसिडेंट इनसाइड, दिस इज द रे डायग्राम, रे इनसाइड प्रिज्म एंड दिस वन इज इमर्जेंट रे। तो लाइट को हम लेफ्ट से भेज रहे हैं और राइट साइड की तरफ लाइट आ रही है। अगर हम राइट से भेजते तो लेफ्ट साइड की तरफ लाइट आती। सो ये जो लाइट हम इस इंटरफेस के लिए कंसीडर करके रखे हैं, अगर ये लाइट, ये वाली लाइट रे अगर इस इंटरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड है, तो अगर हम इसे इंसिडेंट कंसीडर कर लें तो फिर लाइट क्या हो जाएगी, ये वाली लाइट क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड की तरह से एक्ट होगी। तो पहली कंडीशन तो हम लोगों ने देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या कंसीडर करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 90 डिग्री है, यहाँ का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो हमें ये देखना है कि R1 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो R1 की वैल्यू मैंने क्या बताई है, दिस विल इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है, तो हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं कि कैसे ये वैल्यू आई है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास इंटरफेस 1, तो फॉर ए बी इंटरफेस के लिए अगर देखा जाए, ए बी इंटरफेस को अगर हम माने, सो स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो एंगल आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, तो हम इसको लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग क्या है, वो रेरर मीडियम है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम इनटू साइन वैल्यू ऑफ 90 डिग्री आई, एंड दिस विल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम दैट इज प्रिज्म इनटू साइन वैल्यू ऑफ R1। नाउ यहाँ से इक्वेट करा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि साइन आई की वैल्यू, हम ऊपर की कंडीशन देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट मैक्सिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री अगर होगी तभी हमारी डेविएशन मैक्सिमम होगी, ये हम ग्राफ में भी देख चुके हैं। सो आई की वैल्यू अगर 90 डिग्री रख दिया जाए तो यहाँ क्या आएगा, म्यू ऑफ आर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विल इक्वल्स टू साइन R1, और इसको हम इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं साइन R1 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। और इसी चीज़ को हम आगे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। तो पहली कंडीशन क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो अब हम ये एक नई कंडीशन देख लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बच्चों ये बताओ
कि अगर मैक्सिमम डेविएशन चाहिए तो प्रूफ करना है हमें कि प्रूफ करो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ फर्स्ट इंटरफेस विल ऑलवेज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, तो हम यहाँ से इस रिलेशन से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हमें ये देखना है कि और भी कुछ कंडीशन हो सकती है, उनको जानेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए कि डेविएशन एक और फैक्टर पे डिपेंड है, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना होगा इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 90 डिग्री। तो इसको देखते हैं कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इमर्जेंट। सो एंगल ऑफ इमर्जेंट के रिलेशन को डिराइव करेंगे हम लोग, और इसके बाद देखेंगे कि पहली कंडीशन तो हम लोगों ने पाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। अब तीसरा कंडीशन हम ये देखेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या है रिलेशन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सके कि फॉर मैक्सिमम डेविएशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। और हम यहाँ देखेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट का कि कोई एक कंडीशन भी बना के हम समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्या है रिलेशन। अभी हम लोगों ने जाना है बच्चों कि इन प्रिज्म, अगर हम प्रिज्म में कहें तो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि एंगल ऑफ R1 प्लस एंगल R2 विल इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल R1 कौन सा है? Angle R1 is the angle of refraction for interface number 1, and R2 is angle of incident for interface number 2 if light is incident from left side of the prism। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने पीछे ये रिलेशन पढ़ रखा है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होती है, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होती है। ठीक है, और क्या इस रिलेशन को फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 R2 की वैल्यू अगर A के बराबर होती है, सो R2 इक्वल्स टू A माइनस R1, और ऊपर हम लोग देखें तो R1 की वैल्यू किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हेयर R2 इज इक्वल्स टू A माइनस क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ लिया कि if angle of incident is equals to 90 degree, then angle of refraction is equals to critical angle, and R2 which is the angle of incident for the second interface, and it will equals to A minus angle of prism minus critical angle. Now अब अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर कौन सा इंटरफेस? सेकंड इंटरफेस के लिए देख लेते हैं, दैट इज AC इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है बच्चों? AC इंटरफेस कौन सा है? दिस वन। सो अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं हम, तो ये कह सकते हैं कि ये R2 एंगल साइन वैल्यू ऑफ R2 और साइन R2 कहाँ बन रहा है? प्रिज्म में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो कि डेंसर है will equals to sine angle of emergent and refractive index of medium in which angle of emergent is made, and it will refractive index of rarer medium। तो ये स्नेल्स लॉ का रिलेशन आ गया, और जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं refractive index of denser upon refractive index of rarer will equals to into sin R2 will equals to sin E लिख सकते हैं। नाउ R2 की वैल्यू उठा के अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो इन इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, सेकेंड इक्वेशन में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को उठा के सेकेंड इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर लें, तो हाँ क्या लिख सकते हैं? दिस विल सिंपली कंसिडर्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, एंड इट इज रिटन एज सिंपली साइन R2 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? A माइनस क्रिटिकल एंगल, एंड दिस विल इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इमर्जेंट।
और इस रिलेशन को फिर हम ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन एंगल ऑफ इमर्जन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इनटू साइन वैल्यू ऑफ ए माइनस क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और साइन को अगर हम राइट साइड ले आए तो E इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग साइन A माइनस थीटा सी। ठीक है, तो क्या इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूं? तो हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट की वैल्यू क्या आई है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट E इक्वल्स टू साइन इनवर्स refractive index of prism with respect to surrounding sin angle of prism minus critical angle। और critical angle को अगर हम लिखना चाहते हैं तो this is also written as sin inverse 1 upon refractive index। ठीक है, तो ये हमने angle of emergent भी calculate कर लिया। तो these are the three condition at which the deviation in case of prism will be maximum. The number one is angle of incidence is equals to 90 degree. Number two is angle of refraction for interface number one is always equals to critical angle, and number three angle of emergent will equals to sin inverse refractive index of medium into sin value of A minus critical angle। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना कि मैक्सिमम डेविएशन होने की कंडीशन क्या है। अब अगर हम ये कहें कि मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है तो इस मैक्सिमम डेविएशन में अगर हम लाइट को बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं, प्रिज्म से इमर्जेंट रे क्या हो रहा है, वो इमर्जेंट रे यहाँ हम देखें तो प्रिज्म से बाहर निकल रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि व्हाट विल बी द कंडीशन, एट व्हाट कंडीशन द लाइट विच इज इमर्जेंट फ्रॉम द प्रिज्म विल नॉट move to the surrounding, it will return back to the prism। तो ऐसा कंडीशन जिसमें हम ये कह लें कि ये लाइट इस प्रिज्म से बाहर नहीं आई, ये इस प्रिज्म में वापस चली गई, इस प्रिज्म में वापस चली गई, ऐसी कंडीशन। जैसे हम यहाँ कह लें कि दिस इज कंसिडर्ड द जनरल लेआउट ऑफ अ प्रिज्म, और हमने इस पर एक लाइट इंसिडेंट करवाई और वो लाइट हमने 90 डिग्री से इंसिडेंट करवाई, और 90 डिग्री से इंसिडेंट करवाने के बाद हम लोगों ने देखा कि लाइट हमारी मीडियम से बाहर निकल गई। ठीक है, सच दैट अगर हमें मैक्सिमम डेविएशन चाहिए तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ई की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, एंगल ऑफ प्रिज्म हमें मालूम है, मैक्सिमम डेविएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई की वैल्यू क्या आ गई, इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ई की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन, एंड ए ऑलरेडी गिवन इन अ प्रिज्म। ठीक है, सब अब आगे देखना है हम लोगों को बच्चों कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये जो रे है, ये रे इस मीडियम से बाहर ना आके, प्रिज्म से बाहर ना आके ये मीडियम में ही वापस, प्रिज्म में ही वापस चला जाए, तो ऐसे कंडीशन को कहेंगे नो इमर्जेंट। क्या है कंडीशन, नो इमर्जेंट। जो इंसिडेंट इमर्जेंट रे है वो प्रिज्म से बाहर आई ही नहीं। तो अब हम लोग ये देखेंगे व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर नॉन इमर्जेंट और नो इमर्जेंस इमर्जेंट ऑफ रे फ्रॉम प्रिज्म। प्रिज्म से ऐसी कौन सी कंडीशन है जब रे बाहर नहीं आएगी, इमर्जेंट रे दिखेगी ही नहीं सराउंडिंग में आती हुई फ्रॉम प्रिज्म। तो इसको जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने पीछे इसके ऊपर देखा जाए तो हम लोगों ने मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन जान ली है। अब इस मैक्सिमम डेविएशन में हम चाह रहे हैं कि रे मीडियम में वापस चला आए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा कौन सा कंडीशन हम पीछे पढ़ चुके हैं जिस कंडीशन पे अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जा रही है तो रेरर मीडियम से वो रे ऑफ लाइट बाहर नहीं आके, डेंसर मीडियम से लाइट रेरर मीडियम की तरफ जा रही है तो रेरर मीडियम में लाइट ना जाए,
डेंसर मीडियम से ही गई थी, वापस डेंसर मीडियम में ही चली आए। तो आप थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो आप जानोगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा हो तो, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंट की कुछ कंडीशन थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ऑन सच केस लाइट रिटर्न बैक टू द मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाए। तो हम क्या ये कहेंगे कि ये कंडीशन तब हो सकती है जब R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। अगर R2 की वैल्यू भी क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, व्हाट हैपन इफ R2 इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, तो अगर R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगी तो लाइट जो होगा वो नॉर्मल इमर्जेंट होगा। ठीक है, तो इसको भी एक छोटा सा पॉइंट नोट कर ले रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन फॉर नॉर्मल इमर्जेंट, ये पहले देख लेते हैं। छोटा सा एक सिंगल सी लाइन हमें लिखनी होगी, परपेंडिकुलर इमर्जेंट या नॉर्मल इमर्जेंट। नॉर्मल इमर्जेंट ऑफ रे फ्रॉम प्रिज्म मीन्स, इसको हम कह सकते हैं डेट इज एंगल ऑफ E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ E की वैल्यू आप अगर 90 डिग्री चाहते हो तो आपको सीधे से यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि जब इमर्जेंट एंगल कहाँ बन रहा है बच्चों, रेरर मीडियम में, और लाइट इंसिडेंट कहाँ से कर रही है, डेंसर मीडियम से। तो ये लाइट अगर डेंसर मीडियम में है और ये लाइट रेरर मीडियम में है और यहाँ बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे यहाँ जो एंगल है दिस वन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम विल इक्वल्स टू दैट इज R2 इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। तो नॉर्मल इंसिडेंट इमर्जेंट के लिए हम क्या कंडीशन कहेंगे, एंगल R2 विल इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल थीटा, C का मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल। ओके, अब हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर नो इमर्जेंट। अगर लाइट नो इमर्जेंस नहीं करना चाहती है लाइट, तो हम क्या कंडीशन कहेंगे। ऑन सच केस अगर हम लाइट को 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा कर दे, तब लाइट हमारी कहाँ चली जाएगी, प्रिज्म में ही चली जाएगी। और वो कंडीशन कब होगा, जब R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। सो नो इमर्जेंस के लिए तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर नो इमर्जेंस देयर विल बी, क्या होना चाहिए, देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट कौन से इंटरफेस, AC इंटरफेस। AC इंटरफेस पे क्या होगा, तो हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज होना चाहिए। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है बच्चों, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो हम यहाँ सीधी सी कंडीशन रख सकते हैं, एंड फॉर दिस जो हमारी कंडीशन वो है कि R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, इट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और अगर इक्वल टू हो जाता है तो नॉर्मल इमर्जेंट होने लग जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा C। सो अब यहाँ पे देखा जाए तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। सो R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A माइनस R1। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करें तो R2 की वैल्यू निकालें तो R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, A माइनस R1। और A माइनस R1 यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आगे सब्स्टिट्यूट करा जाए तो हेयर R2 इज इक्वल्स टू A माइनस R1, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर ले तो A माइनस R1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, A माइनस R1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, और R1 की वैल्यू हम लोग पहले से देख रखे हैं कि वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं A माइनस क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थीटा C, और A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा C। ठीक है,
जिसको हम और भी कह सकते हैं कि दिस विल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये हम नो इमर्जेंट की कंडीशन क्या देखें, नो इमर्जेंट की कंडीशन देखें कि हमारे R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हेयर R2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू, एंगल ऑफ प्रिज्म विल इक्वल्स टू क्या आया, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, और इसको हम ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हम लोगों ने 3 देखी है वो मैक्सिमम डेविएशन की है। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल इमर्जेंट की कंडीशन देखी जो कि R2 की वैल्यू क्या बताई, इट विल इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल को क्योंकि अभी हमने पीछे भी डिस्कस कर रखा है कि एंगल, जो भी एंगल ज्योमेट्रिकली हमारे प्रिज्म के अंदर बन रहे हैं उन एंगल को हम मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए हम क्रिटिकल एंगल को किसके टर्म्स में स्टडी कर लिए, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में स्टडी कर लिए। तो हमें इस क्रिटिकल एंगल को साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, और ये हमें मालूम होगा। उसी तरीके से अगर नो इमेजिनेट की कंडीशन देखी तो पहली कंडीशन क्या है कि R2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थीटा सी होगी। जो थीटा सी की वैल्यू क्या है, इट विल इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या आई, और एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आई कि A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल, और जिसको हम साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आगे हम लोग को ये जानना है कि और भी कोई ऐसी कंडीशन है जब लाइट हमारी नो इमर्जेंट या नॉर्मल इमर्जेंट हो रही है। तो हम ये देखेंगे कि साइन में बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा मैक्सिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले ली, 90 डिग्री। उसके बाद फिर नॉर्मल इमर्जेंट जब देखे तो नॉर्मल इमर्जेंट पे हम लोगों ने ये देखा कि R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल के बराबर, और नो इमर्जेंट की कंडीशन जब देखी तो वहाँ हमने ये कंडीशन पाई। अब इस केसेस में ये जो हमारे पास 2 केस आए हैं, कौन कौन से, नॉर्मल इमर्जेंट का और नो इमर्जेंट का, इस कंडीशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्या होने वाली है, कौन सी, एंगल I की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों, यही हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं रिलेशन को कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होने वाला है फॉर नो इमर्जेंट और नॉर्मल इमर्जेंट के लिए। तो यहाँ मैं इसको जानने जाऊँगा और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसे नोट कर लूँगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I। तो देखा जाए तो अगर हम नो इमर्जेंट करना चाहते हैं तो हम इंटरफेस 2 को देखते हैं। इंटरफेस 2 के लिए अगर अप्लाई करें हम फॉर्मूला तो हम ये पाएंगे कि स्नेल्स लॉ का रिलेशन यहाँ पे भी है, और उस रिलेशन के थ्रू अगर हम जाएं तो हम ये कहेंगे कि साइन R2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इमर्जेंट, नो इमर्जेंट हो या नॉर्मल इमर्जेंट हो। हमने अगर नॉर्मल इमर्जेंट करना चाहते हैं तो यहाँ साइन की वैल्यू क्या ले लेंगे, 90 डिग्री, और हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेडर मीडियम। सो यहाँ से अगर रिलेशन देखा जाए तो इफ E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर बना लें हम, तो 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल इमर्जेंट की कंडीशन, और नॉर्मल इमर्जेंट की कंडीशन के में हम देखेंगे साइन R2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेडर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, ये हो जाएगा, और जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेडर मीडियम। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन कि साइन R2 की वैल्यू क्या आई है, साइन R2 की वैल्यू 1 अपॉन म्यू आई है। हमें क्या निकालना है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट को कैलकुलेट करना है नॉर्मल इंसिडेंट और नो इमर्जेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस पे इंटरफेस फर्स्ट पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेडर मीडियम इनटू साइन I इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू साइन R1। ठीक है,
पीछे हम लोगों ने ये भी जाना है कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, सो R1 इज इक्वल्स टू A माइनस R2। अब हम R1 को इसलिए R2 पे रिप्लेस करना चाह रहे हैं क्योंकि R2 की कंडीशन तो हमें मालूम है, तो मैं R1 की वैल्यू A माइनस R2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम को राइट साइड ले जाएं तो साइन एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन रेयर, विच इज सिंपली रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन, इसमें ब्रैकेट को हटाऊं, A माइनस R2। और अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, इस रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन के अंदर A माइनस R2 है, तो हमने ये फॉर्मूला पहले से मैथ्स में हमने पढ़ रखा है कि साइन A माइनस B इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन A कॉस B, और माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस यूज करेंगे, कॉस A साइन B, कॉस A साइन B। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली लिख के हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी रिटन एज, इस रिलेशन को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो हम कह सकते हैं साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन एंगल ऑफ ए साइन कॉस R2 माइनस कॉस A साइन R2। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस इक्वेशन मैथ्स की इक्वेशन का हेल्प लेके हम यहाँ पे फॉर्मूले को ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ ये मैं फॉर्मूला इरेज कर दूँ ताकि मुझे स्पेस मिले लिखने के लिए। ये अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉस की वैल्यू को हम चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कॉस की वैल्यू को चाहें तो साइन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर सब्स्टिट्यूट करें तो कॉस R2 की वैल्यू रखना चाहते हैं, तो साइन आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दैट इज प्रिज्म, साइन A इंटू कॉस R2 को हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखा है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos R2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर R2, ठीक है, माइनस cos A इंटू साइन R2। अब हम अगर देखें तो ऊपर हम लोगों ने साइन R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, दिस वन क्या है हमारे साइन R2 की वैल्यू, तो हम कहेंगे साइन R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसे कंसिडर कर लूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूँ, तो इक्वेशन 2 में मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट किया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 को अगर देखा जाए तो इक्वेशन 1 और 2 का हेल्प लें तो हम लिख सकते हैं साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन A, और उसके बाद रूट लगा के 1 माइनस साइन स्क्वायर R2, साइन R2 की वैल्यू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो साइन स्क्वायर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस कॉस A, फिर से 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मैं रिलेशन लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको और सिंपल करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसे ऊपर सॉल्व करता हूँ, कुछ स्पेस बना के मैं उसे लिखूँ, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ, तो साइन आई को साइन आई ही लिख लिया। अगर इसको सॉल्व करा जाए तो यहाँ हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है ही, ब्रैकेट में साइन आई के जगह पे मैंने साइन A, इस वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं, तो हम इसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस कॉस A इंटू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं। तो सिंपल रिलेशन जो हमारे पास आया वो क्या आया, दिस वन। और जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि साइन आई की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, साइन आई की वैल्यू हमारी होनी चाहिए साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ए रूट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर -1 माइनस कॉस ए। अब अगर देखा जाए तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का स्क्वायर, रूट के अंदर रखेंगे -1 एंड होल माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब इस रिलेशन को देखना है अगर, तो इस रिलेशन में ए क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। सो हमारे राइट साइड के इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो हैं ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी प्रिज्म के लिए ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो प्रिज्म बनाई गई होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम होगी और ए भी हमें मालूम होगा, जिसके कंडीशन पे हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके लिए, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ आई फॉर विच द लाइट इज नॉर्मल इमर्जेंट, और अगर इससे ज़्यादा एंगल होता है तो नो इमर्जेंट होगा। ठीक है, सो नॉर्मल इमर्जेंट के लिए क्या कंडीशन देख ली, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई की वैल्यू दिस रिलेशन के बराबर होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसका हेल्प लेके हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा अगर एंगल हो गया तो नो इमर्जेंट हो जाएगा, और यहाँ इस आई के बराबर अगर एंगल हुआ तो नॉर्मल इमर्जेंट होगा। ऊपर हम लोगों ने मैक्सिमम डेविएशन की भी कंडीशन देख ली है। अब आगे हम लोग इसके बाद ये जानेंगे, ये हमने पूरा का पूरा डेविएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जान लिया। एक हमारे पास छोटी सी टॉपिक बची हुई है जिसके न्यूमेरिकल्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कि प्रूफ करना है हमें कि मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है एंड R1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू R2। तो इस रिलेशन को हम लोग देखेंगे अभी, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन के केसेस को। ठीक है, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।